एक और जहां दिल्ली नगर निगम के लोग या फिर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी तमाम चीजों से परेशान है, जब भी वो अपनी मांग को आगे रखते हैं तो उनके सामने एक ही बात लेकर या अधिकारी हो या फिर नेता हो यही कहते हैं कि फंड नहीं है जी, फंड की दिक्कत हो रही है। ऐसे में लगातार हम बहुत सारे भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि कूड़े के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ जाती है। बड़ी खबर ये है कि अब दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की पावर 5 से 50 करोड़ कर दी गई है। अब आप सोचिए, वैसे ही अधिकारी नहीं सुनते हैं किसी की कोई बात, जैसे कि अभी इतना बड़ा खुलासा हमने किया कि कैसे ओखला में कर्मचारी के नाम पर, लोहरी के नाम पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी तक जिस दरोगा को हमने साफ दिखाया कि ये दरोगा खुलकर 20,000 रुपए मांग रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी कि अधिकारी सुनते ही नहीं है नेताओं की। इसके ऊपर अब इस बड़ी खबर का सामने आना कि कमिश्नर की पावर अब 5 से 50 करोड़ हो गई है, इसको नेता विपक्ष कैसे लेते हैं? अंकुश नारंग जी हैं हमारे साथ। अंकुश भाई, क्या कहेंगे? अब क्या होने वाला है? देखिए, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक काला फरमान निकालती हैं और उस फरमान के अंदर कमिश्नर साहब की, यानी कि एमसीडी के आयुक्त की वित्तीय ताकत यानी कि फाइनेंशियल पावर्स को 5 करोड़ से 50 करोड़ कर देती है। ये साफ साफ एक उदाहरण है जो हम हर बारी कहते हैं कि रेखा गुप्ता जी एमसीडी को डिफंग करना चाहती हैं और ये साफ साफ प्रयास है। आप देखिए, इसके अंदर साफ साफ रेखा गुप्ता जी ने लोकतंत्र की हत्या करी और लोकतंत्र की हत्या करके पार्षदों को सिर्फ एक शोपीस बना के रख दिया और बाबुओं के माध्यम से, यानी कि अफसरशाही के माध्यम से ये पूरे का पूरा निगम चलाना चाहती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो मुझे लगता है कि बाबुओं के माध्यम से इस निगम को चलाना, और इन्हीं का अपना भाजपा का महापौर है, भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, भाजपा का स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बहुमत है और सदन के अंदर भी भाजपा का बहुमत है। तो इतना बहुमत होने के बाद भी, महापौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के बाद भी, ये साफ साफ दर्शाता है कि रेखा गुप्ता जी को अपने ही महापौर पर, अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पर और साथ में इनके भाजपा का जो सदन है जिसके अंदर इनका बहुमत है, उस पर पूर्ण तरीके से विश्वास ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब जिस तरीके से कमिश्नर सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो उनके नीचे क्या मेयर साहब की भी नहीं चलेगी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की भी नहीं चलेगी, या फिर नेता सदन की भी नहीं चलेगी। और अब किसी को अगर कोई समस्या होती है, या दिल्ली वाले हो या नगर निगम के कर्मचारी हैं, तो क्या अब उनको सीधे रेखा जी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं, रेखा जी ने तो द्वार खुलवा दिया कमिश्नर साहब का। अब आप सीधा सीधा कमिश्नर साहब के पास जाओ। देखो, मेरे भाई अधिकारी मिलते कहाँ हैं, ये भी तो बताओ आप। मैं आपको बताता हूं। रेखा गुप्ता डायरेक्टली कमिश्नर के माध्यम से एमसीडी को चलवा रही है। अब मेयर की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जरूरत नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। उन्होंने एमसीडी का एक्ट है 1957 का, उसके अंदर सेक्शन है 202, सब सेक्शन है सी, जो ये दिखाता है कि कमिश्नर की फाइनेंशियल पावर्स 5 करोड़ तक थी आज तक। उन्होंने बिना संशोधन करे ये काला फरमान निकाल दिया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कभी भी एमसीडी एक्ट के ऊपर नहीं हो सकता। मैंने ये बात सदन में भी उठाई, आपने देखा होगा, मैंने सदन में खूब तेज से बोला कि ये गलत कर रहे हो आप और सारे चुने हुए पार्षदों को एक शो पीस बना रहे हो, इन सब की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है वो 75 करोड़ का है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, उदाहरण दे रहा हूं, उसमें से 45 करोड़ की एक पेमेंट कर दी जाएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और दूसरी 30 करोड़ पे पेमेंट कर दी जाएगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। 75 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। आपका 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कमिश्नर साहब 48 करोड़ की 3 भाग में पेमेंट कर सकते हैं, 4 भाग में पेमेंट कर सकते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि चाहे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, उसको भी बाइफरकेट करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कमिश्नर साहब को इतनी ताकत देना, आपने पहले भी कागज देखे होंगे, वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 3 लाख रुपए तक की ताकत देते थे, तो वो 2,98,000 तक की पास करते थे, जितने बजट वो मल्टीपल पास कर देते थे। ठीक है, ऐसे ही अब कमिश्नर साहब के हाथ में आ गया। अब वो 45 करोड़ 48 करोड़ करके प्रोजेक्ट पास कर सकते हैं और डिफरेंट हेड्स में दे सकते हैं और हेड्स को भी बाइफरकेट करके उनको पैसे दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, अगर एमटीएस कर्मी को 42 करोड़ रुपए उसके नियमितीकरण के लिए साल के लिए चाहिए,
तो अब तो कमिश्नर साहब की 50 करोड़ की ताकत है। अब एमटीएस कर्मियों को ना मेयर के पास जाने की जरूरत, ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास जाने की जरूरत, ना कहीं गुहार लगाने की जरूरत। वो तो रेखा गुप्ता जी के पास जाए, वो कमिश्नर के माध्यम से सीधा 42 करोड़ पे उनको इश्यू करवा देगी और कमिश्नर के माध्यम से हो जाएगा। अब वो मैटर ना तो स्टैंडिंग कमेटी में आएगा अप्रूवल के लिए और ना ही अपना हाउस के अंदर जाएगा, जो सदन सर्वोपरि माना जाता है। इसके अंदर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि ठेका के लिए जो भी ठेकेदार होते थे वो बिड करते थे। बिड करने के बाद जो लोएस्ट बिड होती थी वो L1 L2 L3 बताई जाती थी कि लोएस्ट बिड आई है और इनकी बिड आई है। फिर उसका अप्रूवल सदन से मिलता था, स्टैंडिंग कमेटी से मिलता था। अब ठेकेदार भी अपना लाओ, L1 भी उससे डलवा लो। L1 डलवाने के बाद पेमेंट भी कमिश्नर साहब ने करनी है। ना कोई ट्रांसपेरेंसी, ना कोई विजिबिलिटी, सीधा सीधा अब कमिश्नर साहब जो चाहे रेखा गुप्ता जी के माध्यम से इस एमसीडी के अंदर कर सकते हैं। और ना महापौर की जरूरत है, ना इस सदन की जरूरत है और ना आप स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है। एक सेकंड, थोड़ा सा एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि अभी जिस तरीके से फाइनल बजट सामने लाया गया उसमें बहुत सारे कट मोशंस हैं। कट मोशंस में भी आपने देखा है कि हर हेड के जरिए बजट बढ़ाने की बात कही गई है। तो फिर क्या कहा जाए कि वो तो सारी बेईमानी दिखेगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये जो प्रस्ताव रखा गया इसको तो कमिश्नर साहब के हाथ में है कि वो चाहे तो पास करें चाहे ना पास करें। बजट अब सिर्फ एक ढकोसला बन के रह गया, सिर्फ एक प्रक्रिया थी जो इन्होंने करनी थी क्योंकि उससे पहले ही ऑर्डर आ गया। वो प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया, लेकिन उस बजट का कोई महत्व नहीं है। अब कमिश्नर साहब डायरेक्टली ये बजट अलॉट कर सकते हैं। कमिश्नर साहब प्रपोजल्स को डायरेक्टली बजट दे सकते हैं। 50 करोड़ से नीचे का जो प्रोजेक्ट होगा कमिश्नर साहब खुद पास कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्लॉज ये भी है 50 करोड़ से नीचे का सिंगल पेमेंट का है, लेकिन वो मल्टीपल पेमेंट्स 48 49 करोड़ की कर सकते हैं। तो अगर वो मल्टीपल पेमेंट्स कर देंगे तो इसमें तो अब आपको ना किसी कंसेशनरी की जरूरत है हाउस में लाने के लिए, ना किसी भी चीज की जरूरत है। इसके अलावा एक जानकारी और मुझे मिली है कि कमिश्नर साहब को ये पावर तो दी गई है कि 50 करोड़ तक अब उनकी पावर हो गई है। इसके अलावा स्टेट की तरफ से अगर कोई बजट एलोकेट होता है तो उसके लिए भी वो पावर उन्हीं को दी गई है। मतलब स्टेट से अगर कोई बजट लाना है या सेंटर से लाना है तो वो भी कमिश्नर के पास ही पावर है। ये सूचना है कि नहीं आपको? देखिए पहले क्या होता था, पहले अच्छा आप वैसे भी आप देखो निगम पार्षद क्यों चुने जाते हैं या विधायक क्यों चुने जाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स तो चला ही रहे होते हैं काम। एमसीडी तो ब्यूरोक्रेट्स तो पहले भी काम कर रहे थे। निगम पार्षद इसलिए चुने जाते हैं कि क्या ये ब्यूरोक्रेट सही तरीके से काम कर रहे हैं जी। जो दिल्ली की जनता के अधिकार का पैसा है, दिल्ली की जनता की जेब का पैसा है और जो दिल्ली की जनता के ऊपर वापसी लगना चाहिए, क्या ये सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये काम होता है पार्षद का, विधायक का देखने का। लेकिन अब ये तो काम हो ही नहीं पाएगा। दिल्ली की जनता की जेब का जो पैसा है वो कमिश्नर साहब डायरेक्टली लगा पाएंगे। रेखा गुप्ता डायरेक्टली इनको कमिश्नर साहब को देगी, कमिश्नर साहब डायरेक्टली लगाएंगे। दूसरी बात क्या होता था, पहले जब फंड लाना होता था, आपने बिल्कुल सही कहा श्रवणी जी, फंड लाना होता था तो जिस पार्टी की सरकार होती थी उसका महापौर या उसका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रपोजल बनाते थे, प्रपोजल बना के उन सरकार को देते थे, सरकार उसका बजट अलॉट कर देती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब कमिश्नर साहब डायरेक्टली रेखा गुप्ता जी को देंगे, मुख्यमंत्री को, और डायरेक्टली उनको बजट मिल जाएगा। ना उनको महापौर के हस्ताक्षर की जरूरत है, ना एंटीसिपेटरी की जरूरत है और ना ही उनको स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है और ना इस हाउस की जरूरत है। तो एक बात बताइए कि जैसा कि हम लगातार देखते हैं कि किसी भी चीज को लेकर अगर आपत्ति होती है तो विपक्ष खड़ा होता है कि भाई ये फलाना जो प्रस्ताव है ये ठीक नहीं है, फलाना जो ये किया जा रहा है गड़बड़ है। अब क्या होगा, क्योंकि मेयर के पास पावर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी के पास पावर नहीं है, सीधे पावर है कमिश्नर के पास, तो वो फिर आपत्ति कहां दर्ज कराएंगे? देखिए आपत्ति विपक्ष की तो इसके अंदर भूमिका कम नहीं होती। तो पक्ष कैसे आपत्ति दर्ज कराएगा भाई? क्योंकि आपने कहा ना कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जैसे आप काउंसलर्स हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो दे आर देयर टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। बट इफ दी होल सोल पावर हैज बीन गिवन टू दी कमिश्नर, तो फिर कैसे भाई जो विपक्ष है वो आपत्ति दर्ज करा रहा है वो तो अंडरस्टूड है, बट इफ
मेयर को लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। रेखा गुप्ता ने उनको हैंडीकैप कर दिया, मतलब अब उनके हाथ भी कट गए, साथ में जबान भी कट गई। मतलब अगर किसी कर्मचारी का एरियर बाकी है और उनके एरियर देने में करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो कर्मचारी को मेयर के पास जाने की जरूरत नहीं है फिर? बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी बिल्कुल भी नहीं है। नेता सदन के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो सीधा कमिश्नर साहब के पास जाए या रेखा गुप्ता जी के पास जाए। रेखा गुप्ता जी के पास जाएंगे तो वो कमिश्नर को बुला के वो बजट अलॉट कर देंगे, और कमिश्नर के पास जाएंगे तो वो रेखा गुप्ता जी के पास ले जाके उसे बजट का अलॉट करवा लेंगे। अच्छा, तो मतलब अब ढोल पीटने की जरूरत है सीधे कमिश्नर के पास जाकर? कमिश्नर के पास ढोल पीटो या फिर रेखा गुप्ता के पास जाके ढोल पीटो। आपको मैंने पहले दिन से कहा कि रेखा गुप्ता सरकार एमसीडी को डिफंग करना चाहती है। ये मैं कई बार स्टेटमेंट दे चुका हूं। मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने अपने लंच पे बुलाया और ये कहा जाके एमएलए के काम देखो, एमपी के काम देखो। मैंने सदन के अंदर भी ऑन रिकॉर्ड पे फिर से बोला ये बात। 100% ये बात सही थी, हल्के में ले रहे थे। अब ये जो रूल आ गया इसके अंदर साफ साफ ये है कि सीधा आप कमिश्नर साहब के पास जाओ या रेखा गुप्ता सरकार के पास जाओ। ना आपको मेयर की जरूरत, ना आपको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जरूरत, ना इस हाउस की जरूरत। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है अंकुश भाई कि देखिए जैसे बहुत सारे कंसेशनर्स लगाए हुए हैं, तो कंसेशनर जब भी गड़बड़ी करता है, जैसे मान लो करोड़ों के प्रोजेक्ट दिए गए हैं कंसेशनर्स को कि आपको कूड़ा उठाना है, आपको जो है सेग्रीगेट करना है, बायो माइनिंग होनी चाहिए, तो कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे जाना चाहिए, मिट्टी आपको लैंडफिल साइट्स पे नहीं डालना है। तो इन सब चीजों को लेकर जब भी सवाल किया जाता था तो मेयर से पूछा जाता था स्टैंडिंग कमेटी से, तो ये तो सीधे सीधे अधिकारी, क्योंकि वो कंप्लेंट ही अधिकारी के खिलाफ होता था ना कि अधिकारियों के ही कुछ ना कहीं साठगांठ से सब चल रहा है। तो अब किससे सवाल किया जाएगा? जब मैंने आपको एक बात बताई, अब जो कंसेशनर पसंद होगा उस कंसेशनर को काम मिल जाया करेगा। जो कंसेशनर पर्सनली पसंद नहीं है या वो भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वो कंसेशनर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जहां पर चुने हुए पार्षद या फिर चुना हुआ मेयर सवाल उठाता था, अधिकारियों को कंट्रोल में रखता था, क्योंकि सारी एमसीडी के अंदर जो मेजॉरिटी करप्शन होती है वो अधिकारियों की तालमेल के साथ होती है। तो जो वो कंट्रोल में रखता था वो कंट्रोल सारा खत्म, वो सारा लोकतंत्र खत्म हो गया। अब ये साफ साफ रेखा गुप्ता ने लोकतंत्र की हत्या करी है कि इसके अंदर चुने हुए पार्षदों तो एक सिर्फ शो पीस बन के रह गए, और जो बाबू हैं वो इस एमसीडी को खुलेआम चला लेंगे। तो ये तो साफ साफ प्रयास है कि इस एमसीडी को खत्म करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी जो घटना हुई है उसका जो निचोड़ है मैं कुछ इस तरीके से बता देती हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की बात करें तो वो बराबर बात करते हैं कि हमारा एरियर नहीं मिला, या फिर इनका जो पैसा कट रहा है वो नहीं मिला, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले, और इसको लेकर वो तमाम जो यहाँ के जो कमेटियां बनी है वहां पे भी जाते हैं, कमेटी के अध्यक्षों से भी मिलते हैं। तो कमाल की बात ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है अब कहाँ आप जाएंगे लेके, कहाँ आप इसको कैटर करेंगे, तो वो सीधे कमिश्नर साहब है, क्योंकि अब ये सारी चीजें मेयर, स्टैंडिंग कमेटी या फिर वार्ड कमेटी के जितने भी लोग हैं उनके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि सारा पावर जो है कमिश्नर साहब को दे दिया गया है। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऑलरेडी यहाँ के जो नीचे वर्ग के जो कर्मचारी हैं या जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, उनकी हमेशा से यही शिकायत होती है कि कमिश्नर साहब मिलते नहीं हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आप किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ अगर आप आवाज उठाना चाहते हैं तो आप कहां उठाएंगे? अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कैसे, किसको बताएंगे? क्योंकि अब तो आपका जरिया ही कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया। नमस्कार।